by C.A. Rajesh Khanna. Today we are going to start a new chapter called Cash Flow Statement. Today we are going to start a new chapter called Cash Flow Statement, and I'm using my previous recordings to go through those videos for the very simple reason हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट दबा के 12th में पढ़ा था और मैं हमेशा दबा के डिटेल में पढ़ाया था. So using the same knowledge, before I jump onto the direct questions of a big questions of BCom honors syllabus or CA intermediate syllabus, I always try to recall the basic concepts which has been developed in 12th standard. Now, cash flow statement is studied under Accounting Standard 3 revised. And as per Accounting Standard 3 revised, cash flow statement is divided into 3 activities: operating activity, investing activity, and बोलो फाइनेंसिंग. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले फटाफट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से. आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुत्र इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से. जैसा कि आपने देखा इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. जैसा कि आपने देखा इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. आई रिपीट, इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश के कंटेक्स्ट में, कैश के संदर्भ में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद, अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ गुडविल. नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ गुडविल. आई रिपीट, नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ गुडविल. अब आप अच्छे समझदार हो. इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा लॉन्ग टर्म. व्हेन आई एम परचेजिंग दीज थिंग्स, मनी इज गोइंग out. It's an outflow. When I sell these items, money is coming inflow. Purchase of goodwill, outflow. आगे मत पढ़ना बच्चों. Purchase of goodwill, outflow. हम परचेज ऑफ गुडविल की तो बात करते हैं लेकिन सेल ऑफ गुडविल की बात नहीं करते. सेल ऑफ गुडविल की बात हम इसलिए नहीं करते बिकॉज वी आर डूइंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ रनिंग बिजनेस. दैट इज द रीजन. जब गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रहा होता है, हम उसे सेल ऑफ गुडविल ना कह के उसे बोलते हैं गुडविल एमोर्टाइज्ड. हम उसे कहते हैं गुडविल एमोर्टाइज्ड. सो परचेज ऑफ गुडविल आउटफ्लो, बट सेल ऑफ गुडविल की बात नहीं होती. तो जब आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो, उसका क्या होगा बाद में देखेंगे. बट सिंस सेल ऑफ गुडविल का बात नहीं हुआ तो कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. Now, when you invest your money in the shares of other company, you receive dividend. When you invest your money in the properties of other peoples, you earn rent. And when you give loan to others, you earn interest. That's why interest, rent, and dividend received against investment is also a part of बोलो यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कार्तिक, आपकी वजह से मैं बहुत स्लो चलूंगा, तो जहां पे नहीं समझ आए आपसे पूछूंगा. नाउ, इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑन नॉन करंट एसेट्स, यानी आपके फर्नीचर को, आपकी बिल्डिंग को आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया. इट्स अ नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल, बट पैसा तो आया है ना. इसको बोल देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बट पैसा तो आया है, एसेट्स के अगेंस्ट आया है. That's why it is also a part of investing activity as inflow, irrespective of the fact it is extraordinary item or normal item. जब हम सब आइटम्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसे कहते हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वी कॉल इट एज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यहां तक किसी को कोई डाउट? No doubt, sir. I'm waiting for Karthik to answer. Yes, sir. बोलो डाउट. No, sir, no doubt. ओके, अब आप इसकी पिक्चर ले सकते हो बच्चों, क्योंकि मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा ज्यादा.
because this is the refresh I want to do before I actually do question from BCom की book. I just want to go through few important things. आज की पूरी क्लास और मे बी नेक्स्ट हाफ क्लास हमारी 12th के ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में लग जाएगी बिकॉज दे आर अटमोस्ट नीडेड एवर हियर. आप बच्चों ने मेरे लिए एक चीज चेक करनी है. टिल लास्ट ईयर कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, आज भी नहीं है, बट अगर किसी के स्कूल में कराया गया हो तो आप मुझे जरूर बता देना. आप मुझे जरूर बता देना. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, नाउ आगे चलते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड टुगेदर विद 12th स्टैंडर्ड. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, जो 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यूज हुआ था. कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग provision for depreciation account, also called accumulated depreciation account. So when provision for depreciation oblique accumulated depreciation account is maintained, the following points should be kept in mind. ये थियरी का पार्ट है जो मैं आपके साथ 12th की बुक के ही एक क्वेश्चन के साथ पहले करके जरूर दिखाऊंगा. Number 1, under this method, when provision for debt account is maintained, asset account should be maintained at original cost. Asset account should be maintained at original cost. आप बच्चे अब बड़े हो गए हो, मैं 12th में भी बताता था, अपनी कॉपी पे अलग से अभी लिख लो, बाद में इन्हीं नोट्स के साथ फेयर कर देना. ग्रॉस ब्लॉक is called original cost and net block is called book value. Gross block is called original cost and net block is called book value. I repeat, gross block is called original cost and net block is called book value, also called written value, also called diminishing balance. Second point, in the year of sale, the accumulated depreciation called total depreciation on the asset sold should be transferred to asset account. And the journal entry for the same is, मेरी बारी, provision credit होता है. सर क्यों? मैंने कहा मैं फटाफट से याद दिलाता हूँ. एसेट में से लाइक डेटर में से प्रोविजन माइनस करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या लायबिलिटी साइड पे लिखें, बात एक ही है. सिंपली यस बच्चों, प्रोविजन क्रेडिट होता है. ये तो सबको क्लियर है ना कार्तिक? Yes, sir. एसेट में से प्रोविजन फॉर डेट माइनस करूं या लायबिलिटी साइड पे लिखूं, बात एक ही है. इसीलिए मैं बचपन से बोलता था एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फ्रॉम एसेट एंगल, called machine account is maintained from asset angle, and provision for debt on machine या provision for debt on any non-current asset is maintained from liability angle. provision credit होता है तो ट्रांसफर करते वक्त Debit. तो हमारी एंट्री बन जाएगी provision for depreciation account debit, provision for depreciation account debit, provision for depreciation account debit to asset account, provision for depreciation account debit to asset account. Is that entry clear, guys? बोलो बच्चों. Yes. कार्तिक. Yes, sir. नाउ जनरली हम जब डेप्रिसिएशन की एंट्री 11th में करते थे तो सब बच्चों को करते करते रट जाता था. डेप्रिसिएशन फॉर ए बिजनेस इज Expense.
तो हम एंट्री किया करते थे डेब्ट टू मशीन, आज नहीं करेंगे डेब्ट टू मशीन। डेब्ट टू मशीन कब करते हैं, डेब्ट टू फिक्स एसेट कब करते हैं, जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। नाउ जब आप प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू Provision. depreciation account debit to provision for depreciation. Is that point clear? Now बचपन से हमने पढ़ा था प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. So based on that, original cost minus accumulated debt will give me book value, and then I will compare the book value with sale value to find out profit oblique loss. To find out profit oblique loss. I repeat, to find out profit oblique loss. So profit oblique loss on sale of asset हम निकाल लेंगे, and उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे वो हम देख लेंगे. And book value is also called net block, also called written down value. यहां तक बच्चा पार्टी को डाउट? No, sir. अब यहां तक आप फोटो खींच लो, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा 12th स्टैंडर्ड का फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे 13th 14th कॉलेज में भी काम आता है. पिक्चर ले ली बेटा यहां तक? रिदम ले लिया बेटा? Yes, sir. और nonsense. Yes. All right, guys. Now just take a picture of this question, और इस पिक्चर को लेने के बाद जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो. जो भी यूट्यूब पे देख रहा है, गिव मी 2 minutes ब्रेक. सी गाइस, आई एम डूइंग 12th बुक से क्वेश्चन बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है. Now, when you look at this question, it says you are required to prepare or find out the amount of plant and machinery purchased, sold and depreciation charged for the year. Now, मेरी बारी. Initially, when I practiced these kind of questions, whether with 11th standard or whether with 12th standard or with 11th standard or with college, मैं अपना एक छोटा सा बात बार बार अपने मन में बोलता रहता हूँ. I have to prepare plant and machinery account. I have to prepare provision for depreciation account. And I have to prepare 2 journal entries in the rough. Debt to provision for debt. This is the entry for current year depreciation. And second, provision for debt to plant and machinery for accumulated debt on assets sold. And last but not the least, एक working note which is original cost minus accumulated depreciation, which gives book value, needs to be compared with sale value to find out profit or loss. Now, when I look at the question, cash flow statement के केस में शाहरुख खान की एक पिक्चर थी,
जिसमें वो क्या बोलता था, लुंगी डांस, लुंगी डांस। और मैं बोलता हूं कैश फ्लो चैप्टर में मुंडी डांस। मुंडी डांस का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में, देखो बता, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आपका क्लोजिंग पहले दिया होता है और ओपनिंग बाद में दिया होता है। इट्स ए कोइंसिडेंस, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ओपनिंग पहले दिया है और क्लोजिंग बाद में दिया है। तो इस चीज को पेपर में सबसे पहले देख के चलना है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर कार्तिक? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो यश क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. Okay, plant and machinery for a business is an asset. Asset always have debit balance. Opening balance comes on the debit side and closing balance comes on the credit side. Asset में से depreciation minus करो या liability side पे लिखूं, बात एक ही है। Called provision for depreciation, also called accumulated depreciation, is a liability angle. Liability always have credit balance. Liabilities always have credit balance. Opening balance comes on the credit side and closing balance comes on the debit side. So my opening balance is 14,05,000 and closing balance is 22,10,000. यहां तक किसी को कोई डाउट? No doubt. All right. A plant and machinery costing rupees 1280. Accumulated depreciation thereon 530. It means this is the amount which belongs to entry number 2, because entry number 2 is with respect to accumulated depth of asset sold. Accumulated depth of asset sold 750. Sold at a loss of rupees 260. Sold at a loss of rupees 260. It means the sale value is 490. यहां तक किसी को कोई डाउट? No doubt. Now, based on entry number 2, provision for depreciation account debit. कार्तिक, मैं बस आप ही के नो डाउट की वेट करूंगा, क्योंकि बाकी दो मुझको लगता है उन्होंने अच्छे से किया था, उन्हें आता है। बट उनमें से भी किसी को डाउट हो रिदिम, प्लीज आस्क मी कि सर बता दो। ठीक है बेटा? Yes, sir. Now, this is what I have written based on entry number 2 की posting. When I sell the machinery, entry is money is coming in and machine is going out. So my entry becomes bank account debit to machinery. Bank account debit to machinery account credit. 4,60,000. Sorry, 4,90,000. Bank account debit to machinery account credit. Now, when we sell the machine at a loss, our entry is losses are debited, called statement of P&L account debit to machinery. The journal entry for loss on sale of machinery is statement of P&L account debit to plant and machinery. Statement of P&L account debit to machinery account credit. यहां तक कोई डाउट? No doubt. Balancing figure left is 30,20,000. For a plant and machinery called fixed assets, debit what comes in. Yani, we are buying a machinery. And when we buy the machinery, the journal entry
which comes to mind is plant and machinery to bank, To bank. representing purchase of machinery. So this will become my outflow in investing activity. This will become my inflow in investing activity. As far as loss is concerned, उसका मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है. इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ परचेज और सेल रिकॉर्ड होता है. As far as accumulated depreciation is concerned, उसके दो इफेक्ट पूरे हो चुके हैं. और वैसे भी accumulated depreciation represents the previous years, जिसके लिए हम बोलेंगे रात गई बात गई. जिसके लिए हम बोलेंगे रात गई बात गई. Now depreciation account debit to provision account credit, which is recorded through statement of P&L, representing current year depreciation, which comes as a balancing figure, representing current year's depreciation, which comes as a balancing figure. So far so good. Yes, sir. सर वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों एनीथिंग विच इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज. पार्टनरशिप में P&L अकाउंट यूज होता था और कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज होता है. दो आपके कॉलेज की बुक्स में ज्यादातर हम सरप्लस ही लिख देते हैं, बट मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L ही याद रहता है, तो आप इसको सरप्लस से भी रिप्लेस कर सकते हो. पर अभी तो डेप ही लिखना है ना. नहीं बच्चों ये देखो, अब मैंने आपसे एक एंट्री और पूछ ली 1A 1B. जब आप डेट अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? डेट होता है तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट, यानी आपकी कंबाइंड एंट्री बन गई स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर डेट. ठीक है. नाउ मेरी बारी. आप बच्चे बड़े हो, बहुत बड़े हो. कार्तिक के लिए बताने जाता हूं और बाकी बच्चों को समझाने जाता हूं. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाया करते थे, तो हम एक चीज का ध्यान रखा करते थे कि जो भी नॉन कैश, या आज ही से बताना शुरू कर रहा हूं, मेरे को जरूरी है, मैं 12th में भी ऐसे करता था, जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें उनका इफेक्ट अनडू करना होता है. जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं हमें उनका इफेक्ट अनडू करना होता है. अनडू करने का मतलब उसकी वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ गए हैं तो माइनस कर दो, और प्रॉफिट अगर कम हो रखे हैं तो प्लस कर दो. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट. नाउ इस क्वेश्चन में करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. देखो आपकी एंट्री में कहीं पे भी कैश यूज नहीं हुआ, तो जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है हमें उसे अनडू करना होता है. तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे. हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, क्योंकि लॉस में कहीं पैसा तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं. 10 के बदले 8 मिले, 8 तो कैश आ गया, बट वो जो 2 का लॉस है उसमें तो कोई कैश ही नहीं है. इसीलिए लॉस की वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए. इट्स ए नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन. मुझे उसका इफेक्ट अनडू करना पड़ता है. All about question number 24, through which I tried explaining one of the important adjustment which is affecting my investing activity as well as operating activity by doing the question from 12th standard. Yes guys, कोई doubt? सर हाँ जी. एंट्री नंबर 1 में अमाउंट 13,35,000 आएगा ना?
13,35,000। हाँ वही आएगा ना? हाँ, ये उसी एंट्री का, ये देखो, ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 की अमाउंट ही तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है बता। ओके सर। एंट्री नंबर 1 की तो बच्चों हमने अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकाली है मेरे बेटा। इज दैट क्लियर? यस सर। कार्तिक, Yes. all right guys, now we are going to discuss a small concept related to financing activity. We'll try doing 1 or 2 questions also together with this, because once that is done, we can straight away do 1 or 2 questions on operating activity in the next class from 12th standard, and then we'll jump on to college ka book. So this is how I do, because मुझे मालूम है cash flow statement पे एक question sure short आना ही आना है. Now, when you talk about financing activity deals with debt and equity. Financing activity like investing activity deals with non-current assets and investment. Similarly, financing activity deals with debt and equity. Debts are short term or long term. Borrowings by whatever name called are always taken into account while preparing financing activity. So what does that mean? It means whether your borrowings are short term borrowings called bank overdraft, दिखाया तो current liability में जाता है, but as per accounting standard 3, it becomes a part of financing activity. So I repeat, issue of shares oblique debentures at par or at premium is called financing में inflow. आप बच्चे बड़े हो, issue of shares का चैप्टर पढ़ चुके हो, तो issue of shares oblique debentures at par, अगर मैंने पार पे इश्यू किया तो 100 रुपए लिखूंगा, प्रीमियम पे इश्यू किया तो 110 लिखूंगा, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे इश्यू करते वक्त 10 रुपए ज्यादा मिले. Yes, shares can never be issued at discount, but debentures can be. So when you issue the debentures at par 100, प्रीमियम 110, डिस्काउंट 90, यानी इश्यू करने पे पार में सेम पैसा मिला कॉल्ड फेस वैल्यू, तो 100 रुपए. आई हैव एज्यूम्ड माय फेस वैल्यू इज 100. प्रीमियम पे इश्यू किया तो मुझे 10 रुपए का प्रीमियम मिला के 110 मिला, एजम्पशन प्रीमियम इज 10. और अगर 10 रुपए का डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दे दिया तो मुझे तो 90 रुपीज मिला. नाउ इश्यू इज एन इनफ्लो, क्योंकि इश्यू जब करते हैं तो पैसा आता है. रिडेम्पशन इज रीपेमेंट, तो रीपेमेंट जब आप रीपेमेंट करोगे तो पैसा जाता है. पार मतलब 100, प्रीमियम मतलब 110, एंड हेयर प्रीमियम मींस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एंड इश्यू के वक्त प्रीमियम मींस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. वो लेने वाला ये देने वाला, वो लेने वाला ये देने वाला. जब आप इक्विटी शेयर्स को रीपे करते हो उसे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने अभी नहीं लिखा हुआ. मैंने यहाँ पे वर्ड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स लिखा, यहाँ पे डिबेंचर्स बट शेयर का मतलब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स है. इक्विटी शेयर्स को जब आप रीपे करते हो आप उसे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कहते हो, जैसा आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है मेरे साथ. So that's an outflow. Now, when you will raise the bank loan, whether it is short term or long term,
It's a inflow because money is coming in, and when you repay the bank loan, the money is going out. That's outflow. Interest on bank loan or interest on debt called debentures is an outflow क्योंकि पैसा जाता है. Dividend on equity shares or maybe preference shares. Dividend is paid on shares and shares is a part of financing activity, so it's an outflow. Sir, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया था. मैंने कहा बच्चों वो डिविडेंड लेने वाला था, वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, वो जो हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं उस पे हमें डिविडेंड मिला था, कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन आर विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो हमने उसी में उसे लिख के माइनस कर दिया. अभी मैंने 2-3 आइटम यहाँ पे खा गया हूं जो मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूं. While making the financing activity, आपके साथ ऐसा हादसा भी हो सकता है कि वहां पे लिखा हुआ आ जाए आउटफ्लो. बस इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं अपनी नॉलेज के लिए. इट्स अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्योंकि कंपनी अपने मालिकों का कंट्रोल कभी भी कम नहीं करती है. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मींस उनके कंट्रोल को डायरेक्टली जाने अनजाने में इफेक्ट किया जा रहा है. बट यस, एज फार एज प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज आउटफ्लो. यहां तक किसी को कोई डाउट? No doubt, sir. Now, my next question for Rhythm. Will it be shown in financing activity? आप बोलोगे yes, तो मैं पूछूंगा inflow या outflow. आप बोलोगे no, तो मैं लिख दूंगा not applicable. Interest on calls in arrear, will it be shown in financing activity? सर आई थिंक होना चाहिए. Alright, अगर होना चाहिए तो as inflow होना चाहिए या outflow? सर इट विल बी एन इनफ्लो. Absolutely right. जो बच्चे नहीं समझ पाए उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा. Calls in arrear is an asset for the company. Calls in arrears हम पहले भी पढ़ चुके हैं शेयर्स के चैप्टर में. Calls in arrear is an asset for the company और एसेट पे तो इंटरेस्ट मिलता है. एसेट पे तो इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर is an inflow under financing activity because calls in arrear is with respect to the shares issued. Calls in arrear is with respect to the shares issued. So it's an inflow. It's an inflow. Similarly, interest on calls in advance will be outflow. Why? Because calls in advance for a business is liability and liability पे interest देते हैं. Since this calls in advance is against the shares, so it will become my outflow in financing activity. कोई डाउट? नो सर. बट यहाँ पे कार्तिक के लिए हमें एक बात पे मुलायजा फरमाना चाहेंगे, वो ये ऑपरेटिंग बनाते वक्त इसे माइनस करूंगा और इसे प्लस, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने तो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले को माइनस और रेवेन्यू वाले को प्लस कर रखा होगा. उसने थोड़ी इतना सोचा होगा कि ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है. वो तो एक ही बात जानता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. कहने का मतलब उसने तो एक्सपेंस है तो माइनस कर दिया होगा, रेवेन्यू है तो
प्लस करती हो। जबकि ये दोनों आइटम्स सोली एंड एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद ऑपरेटिंग अगर मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों आइटम का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इफेक्ट अनडू करना पड़ेगा। यस सर। सिमिलरली ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखा, ये हमने आउटफ्लो दिखाया, सेम आइटम ऑपरेटिंग में क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट। क्या करनी पड़ेगी कार्तिक? सर उसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा। प्लस करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है हमें उसका इफेक्ट अंडू करना पड़ता है। Is that point clear? यस सर। All right. Now, my next question which comes is, अब जब आप इन आइटम्स का टोटल कर लेंगे, पॉजिटिव है तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा, नेगेटिव है तो नेट कैश आउटफ्लो नहीं बोलते, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। ओके बेटा। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। गाइस मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में बोला करता था बेटा पढ़ लो, नहीं तो कॉलेज में आके गाना गाओगे, जो मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। कौन सा कार्तिक? कौन सा सर? कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। देखो कर रहा है ना तब भी बोला था कर लो, सुनते ही नहीं यार तुम लोग मेरी बात। मुझसे डबल डबल मेहनत कराते हो, पहले 12th में पढ़वाते हो, वहीं सेम चीज 14th में पढ़वाते हो। चलो कोई ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं पुत्र। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या कहता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ नहीं कहता, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखा है, आप क्वेश्चन करेंगे ना। हमारे पास ईयर्स पे हमने गोला मार दिया, यानी हमें पता है क्लोजिंग पहले दिया है और ओपनिंग बाद में दिया। थैंक यू। इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। जल्दी मत करना, अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। मैं अब आंसर नहीं लिखने वाला, मैं आपको 12th की अपनी वर्कशीट से इसका आंसर शेयर करके अपने विंडो जर्नल से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। इक्विटी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख। तो हमारा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड कितना आया? 5 lakh rupees. तो 2% प्रीमियम किस पे निकालोगे? 5 lakh पे. विच कम्स आउट टू बेटा पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास है कैलकुलेटर, ये देखो मैं नहीं कर रहा। तो 10,000। तो बताओ हमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे टोटल रोकड़ा कितना मिला? रोकड़ा बोले दो पैसा। 5,10,000। 10. तो मैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते वक्त कितना दिखाऊंगा? 5,10,000। या तो मैं कंसोलिडेट करके दिखा दूंगा, या मैं 5 लाख फेस वैल्यू अलग लिख दूंगा, SPR 10,000 अलग लिख दूंगा। कोई शक? नो शक। Point number 2, 8% preference shares were redeemed at a premium of 2%. Opening balance 1 lakh, preference share capital का opening balance 1 lakh, closing balance 0. तो बताओ what is the face value of preference shares redeemed? 1 lakh rupees. They are redeemed at a premium of 2%. 2% of 1 lakh. which comes out to, 2,000. so how much you will pay in total? 1 lakh 2,000. So can I write 1 lakh 2,000 over here?
Is that clear? Yes, sir. Now, Yes. एक बात बोली मैंने सुयश के साथ बात करते हुए यहाँ पे, सुयश, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ए लॉस। लॉस की वजह से हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए होंगे अगर हमने उसे P&L में डाला होगा तो। Yes, sir. अगर हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे तो अदनान सामी का एक गाना है, वो क्या कहता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। बेटा माइनस तो यहाँ ऑलरेडी कर रहा है मेरा पुत्र, अच्छा हाँ, तो वहाँ प्लस करें। और वैसे भी ये तो लॉस है। हाँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने वाला, ये तो लॉस है। लॉस की वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। थैंक यू। Point number 3, 9% debentures were issued at a discount of 1%. अभी आगे मत पढ़ो। 9% debentures का ओपनिंग बैलेंस 9 नहीं दिया नहीं। 0, क्लोजिंग बैलेंस 2 lakh। so what is the face value of debenture issued? 2 lakh। 2 lakh. How much is the discount on it? 1%। Which is 1000। तो आपने जब डिस्काउंट 2000 का दे दिया तो रोकड़ा कितना आया? 2,02,000। 198. सॉरी, हाँ फिर डिस्काउंट है 190। क्या यार कार्तिक, दिल ही तोड़ दिया यार। इस दिल के टुकड़े पता नहीं कितने हजार हुए, ऐसी बातें करता है। सो मैं अपना नेट इनफ्लो कितना दिखाऊंगा रिदम? 1 लाख। 98,000. इज दैट क्लियर? सिमिलरली डिस्काउंट ऑन इश्यू इज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से अगर मैंने इसे P&L में घुसाया होगा तो करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए होंगे। कम हो रखे हैं, तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा while preparing। ऑपरेटिंग का। हाँ। Thank you. Is that point clear, Peter? यस। Yes, sir. Now, 7% debentures were redeemed at a premium of 5%. Opening balance 1 lakh, closing balance 0. So what is the face value of debentures redeemed? 1 lakh। How much is the premium on redemption? 5,000। 5%. 5,000. So how much you ended up paying in total? 1,05,000. तो आप अपना आउटफ्लो कितना दिखाओगे? 1 lakh 5। Is that point clear? यस सर। Now, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कार्तिक, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, मैं 12th स्टैंडर्ड से बोलता आ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। यस सर। नाउ इस क्वेश्चन ने अभी तक 7% और 9% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की बात नहीं की। तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में पेंडिंग चल रहा है, अभी साइड पे पड़ा हुआ है। ऑल राइट, लेट्स गो फर्दर। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स was paid at the rate of 2.5% on issue price. Now, issue price का मतलब क्या होता है? If the shares are issued at par, so par value becomes Right। यानी 100 रुपए। If the shares are issued at premium, तो issue price becomes 110 यानी प्रीमियम ऐड करके। And if the debentures are issued at discount, क्योंकि shares cannot be issued at discount, तो issue price becomes 90। तो मुझे कमीशन फेस वैल्यू पे निकालना है, प्रीमियम कॉल्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू पे निकालना है, डिस्काउंट कॉल्ड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट वैल्यू पे निकालना है। वो डिपेंड करेगा कि मेरा इश्यू प्राइस क्या है, और वो डिपेंड करता है whether I have issued the shares at par or premium. Whether I have issued the shares at par or premium. हमारे केस में हमने इक्विटी शेयर्स को
प्रीमियम पे इश्यू किया था, हमें 5,10,000 मिला था, इसीलिए अंडर राइटिंग कमीशन भी 5,10,000 पे कैलकुलेट होगा। एंड अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो हम इसे आउटफ्लो दिखाएंगे। कोई डाउट? No doubt. All right. Now, question says interest on debentures and dividend on preference shares, they both are outflow in financing activity. Yes, sir. मेरी बारी। ये तो मैंने लिख दिया, बट रिदम मुझे अभी भी कुछ कुछ होता है। प्रेफरेंस शेयर के रेट से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी मेंशन्ड है। सर अगर नहीं मेंशन्ड होता तो क्या होता, वो कॉलेज की किताब में सिखाएंगे। 9% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट उन्होंने दिया ही नहीं, तो अब मुझे ये सोचना है कि मैंने डिबेंचर्स 2 लाख के इश्यू कब किए, मैंने 2 लाख के डिबेंचर्स इश्यू कब किए। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मेरे डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस 0 है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं, सुनना बड़े ध्यान से कार्तिक, ये मेरा आज का बस लास्ट पॉइंट है, देन वी आर डन फॉर टुडे। अगर मैं एज्यूम कर लूं दैट डिबेंचर्स आर इश्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, डिबेंचर्स आर इश्यूड एट द End of the year. then it means debentures are issued at the end of the year means मेरी liability 0 से 2 लाख कब बनी, साल के एंड पे, तो फिर तो मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन को करते वक्त ये एज्यूम किया गया that 9% debentures were issued at the end of the year. All about financing का concept with the question so that we can recall certain things. आज के लिए इतना काफी है, इसे अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग के कल की क्लास में 12वीं कक्षा से करूंगा, क्योंकि अगर 12वीं आपने अच्छे से कर ली तो 13वीं क्लास का कैश फ्लो 90% हो गया, क्योंकि मैंने 12th में डिटेल में पढ़ाया है, और वही डिटेल दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर। तो प्लीज रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो मुझे आपके लिए गाना गाना पड़ेगा। कार्तिक कौन सा? सर कौन सा? कौन सा जो आप भी गाते हो, कैसे हुआ कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ।